चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जो प्रदेश की सियासत का बाजार है उसको गरमा दिया है और अब वो कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। और मेरी अपनी ये सोच है कि ये जो गठबंधन है ये हो सकता है अगले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में इसके बारे में कोई फैसला हो जाए। लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहेंगे चौधरी साहब से कि अगर ये गठबंधन 15-20 दिन में नहीं टूटा तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है और प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि हरियाणा के बांगर चौधरी, हरियाणा के ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। अब हम ये पूछते हैं कि अगर नहीं टूटेगा तो क्या करोगे? खैर, इसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह सलाह दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि वे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करें। बहुत सारी बातें कही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। इसके साथ साथ प्राइम टाइम में आपसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अनुराग ढांडा की, जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उसका कांग्रेस है। और अनुराग ढांडा साहब हरियाणा के अंदर हैं और कांग्रेस पर वार प्रहार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर ये गठबंधन है कैसा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चर्चा आपसे इस पर भी करेंगे। चर्चा आपसे चुनावी राज्यों की भी करेंगे कि जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन सब खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो आज सुर्खियों में है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी फांसी की सजा रद्द हो गई है। लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत, पेशी में मिली छूट। अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर लगाए आरोप, ये कहा कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती हैं, संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। गुजरात लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, अमित शाह की अध्यक्षता में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चली मैराथन बैठक। ओलंपिक खेलों में हुई क्रिकेट की एंट्री, 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट समेत 5 और खेलों को किया गया शामिल। मुंबई में आईओसी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल को चेतावनी, कहा गाजा पर कब्जा करना होगा बड़ी भूल। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में रही। अब आपसे चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की। हरियाणा के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ट्रेजेडी किंग की उनको उपाधि मिली है, यानी कि ट्रेजेडी बार बार होती है उनके साथ। बांगर चौधरी है, यानी कि बांगर की धरती के बड़े नेता हैं वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जो प्रदेश की सियासत का बाजार है उसको गरमा दिया है। आपको ध्यान होगा 2 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि गठबंधन अगर नहीं टूटा, यानी कि बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा, तो फिर मेरी बीजेपी को ना है। और अब वो कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। मेरी बड़े नेताओं से बात हो चुकी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात हुई है, चर्चा हुई है और चर्चा के अंदर कई बातें हुई हैं। अब बात उनकी हुई, मुलाकात उनकी हुई, और उस मुलाकात में क्या बात हुई ये बात तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जाने और या जाने मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मैंने बताया ना कि 2 तारीख की रैली से पहले भी हो चुकी बात, अब भी हुई है और आगे भी होगी। और मैं खुले तौर पे ये मानता हूँ कि पार्टी ने हमारी बात को ठीक तरीके से एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके ठीक माना है। और मेरी अपनी ये सोच है कि ये जो गठबंधन है ये हो सकता है अगले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में इसके बारे में कोई फैसला हो जाए। लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहेंगे चौधरी साहब से कि अगर ये गठबंधन 15-20 दिन में नहीं टूटा तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप उस बात पर अड़िग है जो आपने कहा था कि बीजेपी छोड़ दूंगा? खैर, ये चौधरी साहब का फैसला है और चौधरी साहब जो फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं।
अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो SYL का मुद्दा है, बहुत लंबे समय से चर्चाओं पे है। उस पर भी बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह, कहा कि अगर मेरे हाथ में ये मुद्दा होता, यानी कि अगर इस मुद्दे को मेरे हाथ में दे दिया जाए SYL का मामला, तो 1 सप्ताह में हल निकाल दूंगा। अब चौधरी साहब सियासत में तो सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने आखिर अपने उन आला कमान को या नेताओं को, और खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं, आखिर ये राय क्यों नहीं दी? बड़ी बात यह कि अब सियासी जो उनका भविष्य चौधरी साहब का क्या होने जा रहा है, जो मैंने आपसे पहले ही पूछा, कि कुछ दिनों में साफ होना है कि अगर गठबंधन नहीं टूटता 15-20 दिन में, तो क्या वाकई चौधरी साहब छोड़ देंगे। खैर, ये वो बातें थी जो चौधरी साहब ने बात की, यानी कि SYL के मामले पर, और इसके साथ साथ उन्होंने बात की उस गठबंधन के मुद्दे पर कि जिसको लेकर वो बहुत आहत हैं, पीड़ित रहते हैं और गाहे बगाहे चर्चा में कह ही देते हैं। अब इसके बाद एक बात और चौधरी साहब ने कही, हालांकि अपने भविष्य के बारे में तो कुछ भी सोचें, कुछ भी फैसला करें, लेकिन उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि उनके जो मित्र भी हैं, सखा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, भले ही पार्टी अलग अलग है तो क्या हुआ, हैं तो नातेदार, तो हुड्डा साहब को नसीहत दी है। नसीहत ये दी है हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब अपनी आप भाषा में सुधार करें। ये हम नहीं कह रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं हुड्डा साहब से। दरअसल हुड्डा साहब पर आजकल जो कुर्सी की पोस्ट देने की बात चली है, कभी वो ब्राह्मण को डिप्टी CM बनाने की बात करते हैं, कभी महिला को, कभी उन्होंने कहा था कि 4 डिप्टी CM बनाएंगे। तो इस सब मामले को उन्होंने, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वे अपनी भावनाओं को सभी के सामने साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर वे ही प्रदेश के CM बनेंगे। अब उनकी इस बात पर चौधरी साहब उन्हें नसीहत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई फैसला राजनीति में हुआ नहीं करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उस समय इसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। भाषा के शब्दों में और भाषा को बनाने में कहीं ना कहीं उनसे जो चूक हुई है वो यही थी कि आम साधारण आदमी ने ये समझ लिया कि ये अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं और 4 दूसरी जो बिरादरियां हैं या कास्ट हैं उनके लोगों को कह रहे हैं कि हम इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज भाषा में उन्होंने सुधार किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे भी ठीक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पार्टी को तो नुकसान होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी नुकसान होगा। खैर, चौधरी साहब की नसीहत को हुड्डा जी कितनी तवज्जो देते हैं, जो मैंने आपको सुनवाई है अभी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आजकल जिसे तवज्जो मिलनी चाहिए उसको तवज्जो नहीं मिल रही। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला की पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, उनको तो भरोसा था इंडिया गठबंधन के नेताओं पर। कांग्रेस से और सभी पार्टियों से उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि वो उनके साथ में, उनके हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। और इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल, एक कहावत है ना कि डूबते को तिनके की सहारे की जरूरत होती है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनेरो के बारे में सब बातें, कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को वो पार्टी है जिसको डूबते के तिनके की सहारे की ज़रूरत है और इसलिए वो गठबंधन में आना चाह रही है। तो अनुराग ढांडा साहब, हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी भी नई नवेली है और पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने क्या किया था पहले उसे देखना चाहिए। अनुराग ढांडा जी, आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उस पार्टी ने पूरे हरियाणा की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां जमानत बची हो। खैर, अनुराग ढांडा साहब हैं, ये सलाह दे रहे हैं, इनेलो के बारे में भी कह रहे हैं और कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ढांडा कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो 4 डिप्टी CM की बात करने हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है, काम तो उसने कभी किया नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी करती है काम की बात और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो करते हैं जात की बात। और वो कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, प्रदेश में बड़ी ताकत बन चुकी है। इसके साथ ही अनुराग ढांडा ने कहा है कि हम सभी सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और ये कहा है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसके लिए भी हम सहारा नहीं बनेंगे, उसके साथ भी नहीं मिलेंगे। यानी कि अनुराग ढांडा ने स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ढांडा साहब, आप तो कह रहे हैं कि उनको सहारा नहीं देंगे, पहले उनसे तो पूछ लो कि उन्हें क्या आपके की सहारे की ज़रूरत है भी क्या। चलिए, खैर ये राज की बातें हैं और राज की बातें राज ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हरियाणा की बातें हैं। हरियाणा के जो सियासी नेता हैं,
कब कहाँ किस तरफ कौन सी बात कह दें कुछ पता नहीं चलता। तो ये हरियाणा की बातें थीं। अब आपसे बात करते हैं उन राज्यों की जहां विधानसभा चुनाव की धुंधुभी बज चुकी है। 2024 के रण से पहले का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, मैंने आपको पिछले दिनों उन राज्यों की जानकारी दी जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको हमने मध्य प्रदेश के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ की बात की, राजस्थान की बात की। आज आपसे बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। आंध्र प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जिसे 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश से अलग करके नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तेलंगाना लंबे समय तक निज़ाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। 1956 में हैदराबाद राज्य की तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के अंदर मिला दिया गया। 1956 से और 2014 तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश के एक अस्तित्व के रूप में शामिल था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और इसी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की 294 विधानसभा सीटें थी। और इस आंध्र प्रदेश में यानी कि जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था उसके अंदर 294 विधानसभा सीटें थी। जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना के अंदर अब 119 विधानसभा की सीटें हैं। आमतौर पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पर तेलंगाना विधेयक को कहा जाता है कि भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो आंध्र प्रदेश राज्य की 2 राज्यों यानी कि तेलंगाना और बाकी प्रदेश जो अविभाजित प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश बना। 30 जनवरी 2014 को इस विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसको सत्यापित किया गया और नया राज्य बन गया तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के बीच जो साफ तौर पर अंतर दिखाई देता है वो ये है कि आंध्र औपनिवेशक मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र को शिक्षा स्तर और विकास सामंती तेलंगाना की तुलना में ज़्यादा हुआ। तेलंगाना को लोग आंध्र राज्य में विलय के खिलाफ थे, पहले भी और बाद में भी रहे। उनको डर पहले से ही था कि इससे उनकी नौकरियों को यानी कि जो तेलंगाना के हिस्से की थी वो मिल नहीं पाएंगी और 60 साल तक के मतभेद बने रहे। निज़ाम के अधीन रहने वाला और उससे पहले कुतुबशाही शासन के दौरान तेलंगाना की संस्कृति और भाषा पर उत्तर भारत का प्रभाव रहा। आंध्र के बाकी हिस्सों में विकास तेजी से होता रहा और इसी बीच तेलंगाना में जो भावना मजबूती से घर कर रही थी वह थी कि उसका शोषण हो रहा है। 1969 में पहला आंदोलन हुआ तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए। छात्रों ने उसके अंदर बड़ी संख्या में भाग लिया। 1972 में जय आंध्र आंदोलन यानी कि आंध्र राज्य से अलग करने के लिए फिर आंदोलन हुआ। 1986 तक आंदोलन चला। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे चंद्रशेखर राव। इन्होंने 2001 में फिर से अलग से तेलंगाना राज्य के मुद्दे को उठाने के लिए तेलुगु देशम को छोड़ दिया। अलग से तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की और तेलंगाना पर श्री कृष्ण समिति के मुताबिक 1956 से तेलंगाना में 10.5 सालों तक कम का पड़ रहा और लंबे संघर्ष के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का अलग से अस्तित्व में आ गया, अलग से उद्घाटन हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, राजभाषा तेलुगु है, इसके साथ उर्दू जो वहाँ की मुख्य भाषा मानी जाती है। तेलंगाना के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 119 हैं। वर्तमान में वहाँ पर उसी पार्टी की सरकार है यानी कि केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब चुनाव का सीज़न जारी हो चुका है तो चुनाव के सीज़न में तेलंगाना की जो पार्टी है केसीआर की पार्टी बीआरएस उसको टक्कर देने के लिए मौजूद हैं बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के अंदर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें और अगर कांग्रेस के चेहरे की बात करें तो कांग्रेस से नाम आता है रेवंत रेड्डी का नाम सामने और बीजेपी से नाम सामने आता है किशन रेड्डी का। बीआरएस के तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो केसीआर ही हैं। अब भी तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। वर्ष 2018 में हुए जो पिछले चुनाव की तरफ अगर देखें तो 119 में से 88 सीटें जीती थी बीआरएस ने और उसके बाद कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, 19 सीटें मिली थी और तीसरे स्थान पर बीजेपी की थी जिसको मात्र 3 सीटें मिली थी। तो ये बात थी उस राज्य की जहां चुनाव नज़दीक है। और अब बात करते हैं आपसे दुनिया के उस राज्य की जहां बड़ी तबाही की बात चल रही है। इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा युद्ध है उसको आज 10वां दिन है। हज़ारों लोगों की इसमें जान जा चुकी है। दोनों ही देशों की तरफ से लगातार बमबारी चल रही है, चीख पुकार मची हुई है। इजराइल की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है। इजराइल बेहद छोटा देश है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। आपको बताते हैं कि इजराइल को ताकतवर माना क्यों जाता है। आर्थिक तौर से बेहद मजबूत देश माने जाने वाला इजराइल, जिसकी जीडीपी साल 2023 में $564 अरब थी,
प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो लगभग 5,80,000 रुपये है। इजराइल के आगे फिलिस्तीन कहीं टिकता नहीं, उसकी जीडीपी महज 19 अरब डॉलर के आसपास है। इसके अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल का डिफेंस बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि 30.4 बिलियन डॉलर। इजराइल की जीडीपी का ये 4.5% हिस्सा है। ग्लोबल डिफेंस पर जितना खर्च होता है उससे इजराइल की भागीदारी लगभग 1% है। भले ही डिफेंस बजट के मामले में इजराइल कई देशों से पीछे हो, लेकिन जीडीपी के मुताबिक डिफेंस बजट पर खर्च को इजराइल के अगर मामले में देखा जाए तो इजराइल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनता है, जहां रूस, अमेरिका, भारत, चीन जैसे बड़े देश इनसे पीछे हैं। इकोनॉमिक की सबसे बड़ी ताकत इजराइल की बात करें तो उसके अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों से कारोबारी रिश्ते मजबूत हैं। इसके अलावा इजराइल से मोती, हीरे, फर्टिलाइज़र्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट, क्रूड ऑयल ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत इजराइल का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और दोनों ही देशों के बीच आयात निर्यात पर लगभग 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का खर्च होता है। चौथा कारण इजराइल के लिए जो मजबूती का माना जाता है वो ये है कि आयरन डोम, देश की तरफ आने वाली मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखते हैं। ये डोम डिफेंस सिस्टम को देश का सुरक्षा कवच कहा जाता है। आयरन डोम की लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि फ़िलिस्तीन की जीडीपी 19.1 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है। इजराइल ने इसे अमेरिका की मदद से तैयार किया है। इजरायली ब्रिगेडियर जनरल डेनियल बोल्ट को 2004 में इसे बनाने का विचार आया था। वहीं जो पांचवा कारण इजराइल की मजबूती का है वो ये है कि आबादी और क्षेत्रफल में भले ही इजराइल छोटा देश हो, लेकिन सैन्य तौर पर काफ़ी मजबूत है। वह हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है और देना जानता है, इसलिए उसका कहर हमास पर मौजूदा वक्त में टूट रहा है। इजराइल की आबादी लगभग 98 लाख है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य से भी कम है। इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। और अगर ये मान लिया जाए कि अगर कोई देश इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखता है तो इजराइल की सेना और उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि वो उस पर तुरंत टूट पड़ती है। तो ये इजराइल का जो मसला है और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच में जो और देशों की एंट्री हो रही है, ये कई संकेत करती है। इजराइल और हमास के युद्ध के मामले में तमाम देश अपनी भागीदारी चाहे वो शाब्दिक रूप से हो और चाहे समर्थन के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर ये जितना युद्ध लंबा चलता है उतना कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान होता है, और लोगों का नुकसान ना हो ये ज़रूरी है कि जितनी जल्द से जल्द हो इस युद्ध पर विराम लगे। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपको जानना ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।